is about the Advanced Trauma Life Support, which is known as ATLS in general surgery. उसको यूँ डिस्कस करेंगे क्रॉस फायर के बाद एक 30 इयर्स ओल्ड टैक्सी ड्राइवर जो है वो इमरजेंसी में आया है। उसको ब्लीडिंग हो रही है ऑन द लेफ़्ट थाई में वुंड की वजह से, और लेकिन वो कॉन्शियस है। तो अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे एंड फाइनल ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? इसी तरह देखिए 17 इयर्स ओल्ड यंग मैन जो है वो इमरजेंसी में आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, और उसको लेफ़्ट आर्म पे इंजरी हुई है। अब आपने जब एग्ज़ामिन किया पूरी बॉडी पे तो उसको मल्टीपल लेसरेशंस थी, कहाँ पर फोरआर्म पे, और उसके हाथ और जो उंगलियां थी वहाँ पे स्वेलिंग हुई हुई थी बहुत ज़्यादा, और जो है लेसरेशंस वो आपको मिली जिसमें उसके ऊपर जो है मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी थी। तो अब आप उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे? इसी तरह देखिए 15 इयर्स ओल्ड मोटरसाइकिलिस्ट आपके पास आता है रोड एक्सीडेंट के साथ, और उसको जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट लाया जाता है। उसको मल्टीपल इंजरीज़ हुई हुई हैं, उसे सांस वगैरह भी नहीं लिया जा रहा, टेकीकार्डिक भी है, हाइपोटेंसिव भी है। अब आप उसको कैसे मैनेज करोगे? इसी तरह सुसाइड बॉम्ब हुआ है जिसमें 50 लोग मर गए हैं और 150 जो है वो इंजर्ड है, और फिर जल्दी से उनको हॉस्पिटल लाया गया है। और वहाँ पे जो इमरजेंसी वार्ड में जो है ना, आपको मेडिकल ऑफिसर के तौर पे ड्यूटी दी गई है, तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियसली आपको पता होगा तो कुछ करोगे ना इनके साथ, वरना ये जो बाकी इंजर्ड हैं ये भी मर जाएंगे। तो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। 54 ईयर्स ओल्ड वर्किंग वुमेन जो है उसको पेनिट्रेटिंग वूंड है कहाँ पे, राइट टेम्पोरल रीजन में, जिसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब जब एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया 30 मिनट के बाद, तो उसको सांस भी नहीं आ रहा था, उसकी बीपी और पल्स भी नहीं आ रही थी। अब इतने आपने रेसिसिटेशन कर लिया लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुई, तो अब आप उसको वो कह रहे हैं कि अगर आप हॉस्पिटल लाने से पहले उसके साथ कुछ कर लेते, कोई मैनेजमेंट अच्छी कर लेते, तो वो इस हालत तक ना पहुंचती और उसकी ज़िंदगी बच जाती। तो ये आपने ज़िंदगी बचाने वाला काम है एटीएलएस में, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने मरीज़ को जो है ना मारना है या उसकी जो है ना क्या करना है उसके साथ। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ज़िंदगी बचाओगे तो बहुत सी ज़िंदगियां बचेंगी। तो इस वजह से एटीएलएस वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सीखोगे कि आपने ज़िंदगियां बचानी है उस गोल्डन आवर में, उस पहले घंटे में, जब बंदे को जो है वो पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं और जो है ना मरने वाली हालत में। सो इसका जो फर्स्ट पेज है दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बस इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसकी तरफ मैं बताऊंगी आपको कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रॉमा होता क्या है। ट्रॉमा में क्या होता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है किसी भी फॉर्म में, जो कि बॉडी की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, कि बॉडी उसको बेयर नहीं कर सकती। वो इतनी ज़्यादा फोर्स होती है, वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है कि बॉडी के रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। और ऑब्वियसली जब एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉडी जिसको फेस नहीं कर सकती, रेजिस्ट नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? उसके रिज़ल्ट में होगा सेल डेथ एंड सेल डिसइंटीग्रेशन। तो इसको कहते हैं ट्रॉमा। तो trauma is defined as cellular disintegration with superadded cell death due to environmental energy transfer, which is beyond the body resistance, कि बॉडी ने बर्दाश्त नहीं किया जिसकी वजह से उसकी सेल डेथ होना शुरू हो गई, सेलुलर डिसइंटीग्रेशन हो गया। सो दिस इज़ नाउन एज ट्रॉमा। देखिए अब क्या होता था पुराने ज़मानों में, क्या होता था कि जो है बहुत ज़्यादा लोग ट्रॉमा की वजह से मर जाते थे। क्यों हो जाता था कि यार उनको कहीं से ट्रॉमा हुआ था, उनकी ब्लीडिंग ही नहीं थी रुकती, और ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से उनके सारी बॉडी का ब्लड लॉस होता था, वो हाइपोवोलीमिया में जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो यार मसला ये है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते थे, लेकिन हमने प्रिवेंट नहीं किया। ऐसी चीज़ें जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और उन लाइफ सेविंग हो सकती हैं, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए ना हमें। तो इस वजह से उन्होंने फोकस करना शुरू किया। उन्होंने कहा अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए ब्लीडिंग सोर्सेज की, मिनिमल ब्लड लॉस होना चाहिए, टिश्यू परफ्यूजन रिस्टोर करनी चाहिए, हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। तो इस वजह से फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स जो हैं वो मिले, और उन्होंने जो है ना ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, और फिर इन्हीं वजह से आजकल जो लोग हैं उनकी मरने की जो एक अमाउंट है, काउंट है, वो कम हो चुका है। तो एटीएलएस फिर इन्होंने जनरेट किया 1976 में। एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट के नाम से ऑर्थोपेडिक सर्जन था। वो एक्चुअली ना क्या हो रहा था कि
वो एक एयरक्राफ़्ट जो है वो उसकी पायलटिंग कर रहा था। क्या हुआ, उसका प्लेन क्रैश हो गया, इतने ज़्यादा लोग उस वक़्त ही मर गए और उसके मतलब उसका जो है उसकी वाइफ़ मर गई। मतलब ना ये वाला एक्चुअली ये पर्सन पहले पायलट था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो उसकी ना बीवी मर गई, उसके बच्चे 3 मर गए, जिसमें उसके 3 बच्चे मर गए, 1 बच्चा ज़िंदा रहा, ठीक है। तो उसको जो है वो जो बच्चा ज़िंदा रहा था उसको भी उसकी हड्डी मतलब एक आर्म उसका ज़ाया हो गया। तो फिर उसने ना उसने सोचा कि क्या मैं अगर पहले ही कुछ कर लेता तो मेरे बीवी बच्चे ना मरते। फिर उसने जो है वो उसके ऊपर थोड़ा-सा काम किया, फिर उसने जो है ये सब कुछ जो है ना ATLS का प्रोटोकॉल जो है ना वो बनाया। मतलब ये उसकी कहानी थी जिसकी वजह से मतलब उनको सोचते हुए कि मेरे लाइफ़ के जो लोग हैं तब वो चले गए हैं, तो क्या मैं दूसरे लोगों की जान बचाऊँ ताकि मेरे साथ जैसा हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, ठीक है। तो फिर ये ATLS कोर्स आहिस्ता-आहिस्ता आया 1976 में, और फिर एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट जो है उसके ऊपर ये बेस करता है कि जी एप्रोप्रिएट और टाइमली केयर होनी चाहिए। गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट आया कि गोल्डन आवर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट दैट टाइमली प्रायोरिटाइज्ड इंटरवेंशंस आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द डेथ एंड डिसेबिलिटी। और फिर ये टर्म एम्प्लॉय करती है कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब कि मॉर्बिडिटी मतलब कि जो उसका हड्डी टूटी है, जो उसका आर्म टूटा है, बाजू टूटा है, उसको भी कम किया जा सके और मोर्टेलिटी को भी, डेथ को भी कम किया जा सके आर इफेक्टेड इफ़ केयर इज़ नॉट इंस्टीट्यूटेड विद इन फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी। तो ये मतलब कि अभी चोट लगी है और उसमें से ब्लीडिंग हुई जा रही है और 1 घंटे के बाद बंदा एक्सपायर और अल्लाह के पास, ठीक है। तो क्या हम करें कि वो जो इंजरी हुई है उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर हमें क्या करना चाहिए कि हम उसकी डेथ को प्रिवेंट करें। वो जो पहला घंटा है आफ्टर इंजरी दैट इज़ गोल्डन आवर, जिसके ऊपर हमने पेशेंट को बचाना है, उसमें कुछ ना कुछ करके। तो फिर वो जो है ना हमारी गाइडलाइंस आई और ये गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, ठीक है। कि इट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब इंजरी हुई तब। तो अर्जेंट सिस्टेमिक एवेलुएशन हमने करनी होती है एंड रिससिटेशन करनी होती है इनिशियल फेज़ ऑफ ट्रॉमा में, दैट कैन सेव मैनी लाइव्स, ठीक है। तो ये हमारा पास कॉन्सेप्ट होता है कि इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड लास्टिंग फॉर 1 आवर और लेस फॉलोइंग द ट्रॉमेटिक इंजरी, ड्यूरिंग विच देयर इज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी दैट एडिक्वेट ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट डेथ। समझ आई कि गोल्डन आवर क्या है। तो फिर जो है ना पेशेंट की सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और रैपिड इंटरवेंशन इज़ बैकबोन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन स्पाइट ऑफ 60 मिनट्स। ये नहीं है कि आपने 1 घंटा जो है ना वो कहो कि अभी 1 घंटा पड़ा हुआ है, आधा घंटा पड़ा हुआ है, नहीं घंटा पूरा होगा फिर ही मैंने शुरू करना है, नहीं। जितनी जल्दी हो सके रैपिड इंटरवेंशन जो है ना वो हमारी इसमें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब ATLS में कौन कौन सी टीम होती है जिन्होंने मिल के जो है वो उसको सपोर्ट करना होता है ट्रॉमा को। तो उसमें एक तो डॉक्टर होगा, ऑब्वियसली नर्सिस होंगी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होगा, डॉक्टर के असिस्टेंट होंगे, रेडियोग्राफर्स होंगे, जो कि मिल के ये सब कुछ काम करेंगे। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है और बहुत से हॉस्पिटल्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है। तो ये सब कुछ तो इस वजह से ना उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बना ली, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने मुझे खुद बताना है कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें वर्टिकल में क्या होता है कि एक डॉक्टर जो है वो बहुत से मरीज़ों को देख रहा होता है एट अ टाइम, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो स्टाफ के होते हैं और वो जो है ना टीम बनाते हैं और उसके थ्रू जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। मैंने बनाया भी वर्टिकल में एक डॉक्टर है और बहुत से पेशेंट्स हैं, और हॉरिजॉन्टल में क्या है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं वो मल्टीपल पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से क्या है, सिग्निफिकेंट रिडक्शंस हो रही हैं रिससिटेशन टाइम्स में। समझ आई। अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन था कि ATLS का क्यों, मकसद क्या है दरअसल। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी होती हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप्स होते हैं ATLS में, प्राइमरी सर्वे होता है, सेकेंडरी सर्वे होता है और डेफिनेटिव केयर होती है। प्राइमरी सर्वे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं पढ़ाई के लिहाज से भी, ठीक है, और पेशेंट्स की लाइफ सेव करने के लिए भी ऑब्वियसली। तो प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, इसमें क्या होता है, हमने पेशेंट
को देखना होता है कि कौन सी चीज़ पेशेंट को मार रही है, व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रीट करना है। आइडेंटिफाई करेंगे तो ट्रीट करेंगे ना। तो इस वजह से हमने इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग जो है प्रॉब्लम्स उनको देखना होता है। वो कौन सी हैं? 3 चीज़ें हैं जो पेशेंट को मार रही होती हैं उस टाइम। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सांस नहीं आ रहा, ब्लीडिंग होती जा रही है, ये सारा कुछ। तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये 3 चीज़ें हैं जिनको हमने प्राइमरी सर्वे में देखना होता है और साथ ही इनको डिटेक्ट करके रिससिटेशन करनी होती है। किस तरह से कर सकते हैं एयरवे को ठीक? हमें पता चल रहा है जी हमारे पेशेंट को तो सांस ही नहीं आ रहा, वो जा रहा है। अगर हमने उसको ना बचाया, वो सांस गया, बंदा गया, तो हमने क्या करना है? वो देखना है, उसकी एयरवे चेक करनी है कि क्या मसला है, अंदर कोई कुछ फंसा तो नहीं हुआ, ब्लॉक तो नहीं हुई हुई एयरवे, उसको खोलने की कोशिश करनी है। ब्रीदिंग, उसकी ब्रीदिंग सही करनी है। सर्कुलेशन ठीक करनी है, उसका ब्लड लॉस जो होता जा रहा है उसके लिए आईवी फ्लूइड्स देने हैं, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देनी है अगर उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये प्राइमरी सर्वे होता है। फिर सेकेंडरी सर्वे क्या होता है कि इसमें हमने जब एक दफ़ा पेशेंट को जो है ना उसकी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ठीक कर लिया है, उसके बाद हमने पेशेंट को सर से लेके पाँव तक सारा देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आपके पास है, आपने उसके प्राइमरी सर्वे अच्छा सा कर लिया, उसको जो है ना एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन उसकी मेंटेन कर दी, लेकिन क्या हुआ? उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हिडन इंजरी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जेनेटेलिया के अंदर कोई इंजरी थी जो कि कॉन्स्टेंटली ब्लीड करती जा रही थी, ठीक है, और आपने उसको देखा ही नहीं है, तो पेशेंट गया। तो सेकेंडरी सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपने हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी है ताकि जो है पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ जो है उनको भी नोट किया जा सके, उनकी मैनेजमेंट की जा सके। इसलिए प्राइमरी सर्वे इज़ इम्पॉर्टेंट बट सेकेंडरी सर्वे इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और फिर डेफिनेटिव केयर होती है जिसमें मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल, अब हम प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, डेफिनेटिव केयर हमने देखा है ना कि क्या क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली हमें पता चल गया। अब हमने जाना है इनकी डिटेल में। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि हमने पेशेंट की इन तीनों चीज़ों को कैसे देखना है और कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो वी आइडेंटिफाई एंड मैनेज इंजरीज विच कैन किल द पेशेंट इंस्टेंटली। उसी वक्त पेशेंट उनकी वजह से मर सकता है। फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उसी वक्त पेशेंट को मार सकती है, अगर हमने उसको रिलीव ना किया, पेशेंट गया, ठीक है। और इस वजह से हमने जल्दी जल्दी देखना होता है। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ABCDE हमारी चेंज हो गई है, जो हमारी बचपन में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल होती है, अब हमारी क्या होती है, ABCDE। ये चीज़ें हैं जो अभी आपने याद रखना है, ठीक है। तो A फॉर एयरवे मेंटेनेंस एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। खाली एयरवे मेंटेनेंस बोलेंगे तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। हमने यहाँ पे एयरवे मेंटेनेंस भी करनी है और सर्वाइकल स्पाइन को सीधा भी रखना है, सर्वाइकल स्पाइन को प्रोटेक्ट भी करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एयरवे मेंटेन करते करते सर्वाइकल स्पाइन का धज्जियाँ उठ जाए ना, तो फिर पेशेंट गया। तो दोनों चीज़ें देखनी है। B फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन दोनों चीज़ें हैं। फिर C फॉर सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल दोनों चीज़ें हैं। तो खाली सर्कुलेशन नहीं बोलना, खाली ब्रीदिंग नहीं बोलना, ब्रीदिंग के साथ वेंटिलेशन, सर्कुलेशन के साथ हेमरेज कंट्रोल, ठीक है। और D फॉर डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। उसके बाद E फॉर एक्सपोजर एनवायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसके आपने एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सारा कुछ ठीक कर लिया, उसकी सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज कर लिया, उसकी जो है सारा कुछ ठीक कर लिया, ठीक है। डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी जी, ग्लासगो कोमल स्कोर भी सारा चेक कर लिया। और जी आपने देखा ही नहीं है कि मैंने पेशेंट को जो है वो ठंडे कमरे में रखा हुआ है, वहाँ पे इतनी ठंड है, इतनी सर्दी है, ठीक है, सर्दियों का मौसम है और सर्दी में हमने रखा हुआ है पेशेंट को। सारा कुछ करने के बाद जी पेशेंट हाइपोथर्मिया की वजह से ही मर गया, तो क्या फ़ायदा आपका इतनी मेहनत करने का जब आपने उसके इन्वायरमेंटल कंट्रोल ही नहीं किया। तो इस वजह से ABCDE सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन क्या, आपके सामने पेशेंट है, ये अभी हॉस्पिटल से पहले की बातें हैं। ऑब्वियसली हॉस्पिटल तक पहुंचने तक तो पेशेंट की ABCDE तो नहीं ना हमने रोक के रखनी। अभी पेशेंट उस जगह पर है, आप वहाँ पर हैं, आपने सबसे पहले, आपके पास पेशेंट पड़ा हुआ है सामने, आपने पूछना है पेशेंट, क्या, पेशेंट नहीं बोलना, आपका क्या नाम है, उससे कुछ पूछना है, पता चले जी वो बोल भी रहा है कि नहीं, उसे होश भी है कि मैं कहाँ पे हूँ या नहीं। तो आपने पूछना है सिंपली आपका नाम क्या है,
ताकि पता चल सके कि वो कॉन्शियस है, वो इर्द गिर्द के बारे में पता है उसको कि नहीं। अगर वो अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा, तो फिर हम जो है वो सोचेंगे कोई ना कोई मसला तो चल रहा है इसके साथ। तो इवैल्यूएशन की सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जी हमने क्या किया, उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी। मैनेजमेंट में क्या है, उसकी हमने जो है वो कहते हैं बिफोर एनी मैनिपुलेशन टू द एयरवे स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन विद द हेल्प ऑफ रिजिड सर्वाइकल कॉलर और प्लेसिंग सैंडबैग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड विद पेशेंट्स फॉरहेड टेप्ड अक्रॉस द बैक्स टू द बैकबोर्ड इन द लाइन ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड टू अवॉइड इंजरी। मतलब सिंपल वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एयरवे को देखने से पहले आपने जो चीज़ सेट करनी है वो पेशेंट की गर्दन है, ठीक है। उसकी गर्दन को स्टेबलाइज़ करना है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सर्वाइकल कॉलर यूज़ करते हैं या सैंड बैग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, लेट्स सी। सो ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, स्टिफ नेक कॉलर जो है पेशेंट की सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज़ करने के लिए रखा हुआ है। और ये साइड पे आपको सैंड बैग्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सैंड बैग रखा हुआ है साइड पे, कॉलर है, सैंड बैग्स है। इससे क्या होगा, पेशेंट की जो गर्दन है वो स्टेबलाइज़ हो जाएगी, ठीक है। ये हमने जो है वो कॉलर सेट किया हुआ है सर्वाइकल। ये देखें, ये हम इसके गर्दन को स्टेबलाइज़ करके पहले सर्वाइकल कॉलर जो है उसको सेट करेंगे, सैंड बैग्स रखेंगे और फिर पेशेंट को एयरवे सेस करेंगे। जब हमने वो कर लिया होता है ना, सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन कर लेते हैं, सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद ना हम क्या करते हैं, चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट करते हैं। ये दोनों क्यों करते हैं, टू इंश्योर द एयरवे पेटेंसी, कि वो लाइन में हो। और इनमें हम क्या डिफरेंस करते हैं कि चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि जो हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट होता है ये हम उन लोगों में करते हैं जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, और जो जॉ थ्रस्ट होता है वो उन लोगों में करते हैं जिनमें हमें लगता है कि स्पाइनल इंजरी हुई है। तो ये डिफरेंस होता है। तो आपने अगर ऐसे पर्सन में जिसमें स्पाइनल इंजरी हुई है उसमें आप पकड़ के चिन लिफ्ट करना शुरू कर दें ना, तो उसमें मसला है। इस वजह से ना हमें पता होना चाहिए, हमें स्पाइनल इंजरी सस्पेक्ट करनी है तो फिर हमें जॉ थ्रस्ट करना है, वरना फिर हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर जो है वो चिन लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ। चिन लिफ्ट में क्या करना होता है, देखिए आपके ये वाली दो हाथ आपने इस्तेमाल करने हैं। इसकी मैं वीडियो भी आपको शेयर कर देती हूँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लें। लेकिन क्या करना होता है, फिंगर्स ऑफ वन हैंड आर प्लेस्ड अंडर द मैंडिबल। ये हमने मैंडिबल के नीचे जो है 2 फिंगर्स रखनी होती हैं, और फिर इनको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करना होता है, जेंटली जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट करना होता है, ठीक है। ताकि जो चिन है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ऊपर और आगे की तरफ। और जो दूसरा है हमारे पास, ठीक है, मतलब इस तरह से ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अच्छा उसके बाद ना ये आप नज़र आ रहा है, ये माउथ इसका, ये पर्सन का खुल जाएगा, ठीक है। तो इससे हम जो है वो मतलब ये हमने थंब ऊपर है ना, मतलब ये देखें, ये थंब है ना, ये वाला थंब ऊपर है, इस थंब को हमने अंदर लेके जाना है माउथ के अंदर, ठीक है। और उसको जो लोअर इंसाइजर्स हैं, टीथ हैं, उसके ऊपर प्लेस करना है, ठीक है, साथ में, ताकि वो जो हमारी है मतलब वो जो टंग है वो बाहर की तरफ आ जाए। और वो इस तरह से ना, मतलब थंब को हमने प्लेस करना है बिहाइंड द लोअर इंसाइजर्स, ताकि माउथ भी ओपन हो जाए। मतलब हमारा 2 काम है, एक हमने चिन को ऊपर लेके जाना है और दूसरा हमने माउथ को ओपन करना है। तो चिन को ऊपर लेके जाने वाले के लिए हम ये 2 फिंगर्स के साथ करेंगे, और थंब को करने के लिए, जो माउथ ओपन करने के लिए हम थंब के थ्रू माउथ को ओपन करेंगे। समझ आ रही है ना? तो इससे क्या होता है कि जो है ना, एक्चुअली एयरवे जो है वो पेटेंट हो जाती है, खुल जाती है एयरवे, ठीक है। तो अब इसको हाइपर एक्सटेंडेड नहीं करना, नेक को ये नहीं है खींच के ऊपर ही ले जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सर्वाइकल फ्रैक्चर है दैट कैन कॉज कॉर्ड इंजरी। तो इस वजह से अगर हम एक ऐसा पर्सन आपके पास आया, आप उसमें डायरेक्टली जो है वो चेन लिफ्ट करना शुरू कर दो, और आपने ये उसकी कोई सर्वाइकल कॉर्ड मतलब सर्वाइकल स्पाइन भी स्टेबलाइज नहीं की, तो ऑब्वियसली कॉर्ड इंजरी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से हम बहुत सोच समझ के पहले गर्दन स्टेबलाइज करते हैं, फिर ये मनूवर परफॉर्म करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है जॉ थ्रस्ट मनूवर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि
इसमें जो है ना देखें हमने हाथ किस तरह से रखे हुए हैं, दोनों डिफरेंस अभी देख लें। इसमें दोनों हाथ हमने जॉ के नीचे रखे हुए हैं, ठीक है। तो लोअर जॉ के नीचे रखते हैं, वन हैंड ऑन ईच साइड, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मैंडिबल होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको जो है हम साथ ही जब जॉ थ्रस्ट करते हैं, मतलब जॉ को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि इसके साथ साथ हम बैग मास्क भी अटैच कर सकते हैं, जिससे साथ साथ एक तो एयरवे में भी पेटेंट हो जाती है, दूसरा बैग मास्क अगर हम अंदर फिट कर देंगे तो वो वेंटिलेशन भी एडिक्वेट होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही है ना दोनों चीज़ों की डिफरेंस, समझ आ रहा है किस तरह से किया है। इसकी वीडियो मैं आपके साथ ऐड कर देती हूँ, आपने उधर जो है ना देख लेना है। चिन लिफ्ट देखें एक साइड पे किस तरह से किया है, और जॉ थ्रस्ट देखें। दिस इज़ चिन लिफ्ट, ये चिन लिफ्ट। इसकी वजह से देखें एयरवे कैसे खुल गई है, सांस बहाल होगी इससे। यहाँ पे देखें एयरवे ब्लॉक हुई हुई थी, ये देखें किस तरह से एयरवे ब्लॉक है। जैसे ही हमने जो है वो चिन लिफ्ट किया तो वो एयरवे खुल गई है। तो ये फ़ायदा होता है चिन लिफ्ट का। ये हो रहा होता है एक्चुअली हमारे अंदर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द चिन लिफ्ट। ये नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ किया, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।